कल का सब देख के आई तू स्नेहा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग क्या होता है? ओके, मतलब मोशन को जहाँ से ऑब्जर्व किया जाए उस कंडीशन को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हमने जो एग्जांपल लिया था कि आप अपने फ्रेंड को रेलवे स्टेशन पे छोड़ने जाते हो, तो व्हाट इज़ योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड व्हाट इज़ योर फ्रेंड्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस? देखो, सोचना कैसे है कि व्हेन वी, देख स्नेहा इधर ध्यान से, बीच में मत बोल। जब हम किसी को ट्रेन में छोड़ने जाते हैं तो हम बाहर खड़े रहेंगे और हमारे रिस्पेक्ट टू ट्रेन चलने लगेगी, तो वी आर द ऑब्जर्वर, वी आर ऑब्जर्विंग ट्रेन फ्रॉम आउटसाइड द ट्रेन। तो क्या हुआ, जो सराउंडिंग्स है वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ, और जो ट्रेन के अंदर बैठा है उसके लिए क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुई? ट्रेन का जो कंपार्टमेंट है वो। तो आपके लिए मोशन होगा कि ट्रेन भी चल रही है, आपका फ्रेंड भी चल रहा है, उसका बैग भी चल रहा है, लेकिन जो अंदर बैठा है उसके लिए मोशन होगा? नहीं होगा। वो अपने आप को रेस्ट पे पाएगा, और किसको रेस्ट पे पाएगा? बैग को। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू हिम बैग इज नॉट मूविंग, तो वही बैग रेस्ट पे है उसके देखने पे, और वही बैग मूविंग है मेरे देखने पे। समझ में आ रहा है? और देयर इज नो सच रूल टू डिसाइड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल, उसके बारे में कोई, क्या नाम था उस लड़की का? तस्नीम। कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल क्या होता है? मतलब व्हेन वी आर स्टडिंग मोशन ऑफ लार्जर देन लाइफ बॉडीज, मतलब ऐसी बॉडी जो जिसका खुद का डायमेंशन, हमने एग्जांपल लिया था, सपोज अहमदाबाद से बड़ौदा का डिस्टेंस है, आपको अपनी कार लेके जाना है। आपकी कार का फुल डायमेंशन देखेंगे तो 4 मीटर या 5 मीटर का होगा, और पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 100 किलोमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 10,000 मीटर्स। तो 10,000 मीटर्स विल बी डबल ग्रेटर देन 4 to 5 मीटर्स। मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट की साइज से उन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी डबल ग्रेटर देन हो, मतलब लार्जर देन लाइफ बॉडीज की बात कर रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट टू हमारा जो बॉडी है जो मोशन कर रहा है उसका बहुत छोटा साइज है, ऐसे कंडीशन में उसको हम एक पार्टिकल ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। सिंपल है, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसा होता है? तो क्या भाई, इट एडोज द होल मास ऑफ द बॉडी। मतलब गूगल मैप का एग्जांपल दिया था कि गूगल मैप में एक पॉइंट होता है, वो हमारी पूरी कार को रिप्रेजेंट करता है। हम ऐसे मानते हैं कि वो पूरी, हमने कल भी ये डिस्कस किया था, इस डस्टर के अंदर एक पॉइंट मान लिया, अब नाउ आई एम ऑब्जर्विंग दिस पॉइंट ओनली। अब इसको मैंने यहाँ मूव कर दिया, तो पॉइंट मूव हुआ तो पूरा डस्टर भी मूव हुआ। तो एक पॉइंट को समझने से पूरी कार के बारे में इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं, ये कल हमने डिस्कस किया था। बट व्हेन कैन वी नॉट टेक कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल इन मोशन? मतलब मोशन की स्टडी करते वक्त कब कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल नहीं लगा सकते? हाँ, मतलब ये वन डायमेंशनल मोशन को ही एक्सप्लेन कर सकता है पार्टिकल। कैसे? इस पेन का एग्जांपल लिया था, इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पॉइंट दिखेगा, फिर ये आगे बढ़ेगी तो आपको लीनियर मोशन दिखेगा, और अगर मैं इसको रोटेट करता जाऊँ और आगे लेता जाऊँ तो आपको रोटेशन जल्दी ऑब्जर्व नहीं होगा, आपको सिर्फ लीनियर मोशन ही ऑब्जर्व होगा। तो पार्टिकल, कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल कैन नॉट एक्सप्लेन सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। समझ में आ गया? मतलब एग्जाम्पल हमने ये भी लिया था कि किसी एज से अगर ग्लास गिर जाए, किसी टेबल की एज से अगर ग्लास गिर जाता है तो ग्लास का कुछ मोशन हुआ। इन दैट कंडीशन इस ग्लास को पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज ग्लास गिरने पर रोटेट होने लगेगा, और जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो रोटेशनल मोशन को समझा नहीं पाता है। दैट्स वाई वी कैन नॉट कंसिडर ग्लास एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पर वही ग्लास एक लीनियर मोशन में, आपके घर से आप यहाँ लेके आए, मान लेते हैं कि आपका घर सीधी स्ट्रेट लाइन पे पड़ता है, यहाँ इलोरा पार्क मेन रोड से आप निकल जाओ सीधा रोड पे, जहाँ भी जाके रुकोगे 1 किलोमीटर के बाद वो आपका घर होगा, ऐसा हम मान लेते हैं। तो इन दैट कंडीशन 1 किलोमीटर इज़ द वेरी लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, और उसके सामने हमारा जो ग्लास है
उसकी लेंथ तो 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर है, समझ में आ रहा है? तो उसके सामने ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है और मोशन कौन सा है, 1 डायमेंशनल। तो इन दैट केस दिस ग्लास कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक्सरसाइज नंबर 3.1 सॉल्व करने को बोला था, करी होगी तो अच्छी बात है। अब हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि कांस्टेंट मोशन किसे बोलते हैं, और मतलब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन का एक ग्राफ मैंने कल कराया था। अगर ये एक्स टी ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का है तो इसका ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम बोलना चाहें, इस लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट को हम एस बोलते हैं, एक्स नहीं बोलते हैं। तो सपोज डिस्प्लेसमेंट एस है तो एस वर्सेस टी ग्राफ हुआ। नाउ आई एम कंसिडरिंग अ फंक्शन एस जो डायरेक्टली टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं एक ग्राफ बनाने का ट्राई करता हूं जिसमें एस और टी की वैल्यू अलग अलग मिलेगी। मतलब अ पार्टिकल स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टिल t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। वो 10 सेकेंड तक चल रहा है, यहाँ पर 4 खाने हैं तो 4 सेकेंड तक चल रहा है, ठीक है। तो हर एक सेकेंड पे s इज इक्वल टू टी है। तो अगर मैं 1 लेता हूँ t, तो 1 रखते ही डिस्टेंस कितना मिला, 1 मीटर्स। समझ में आ रहा है? ये सेकंड में होगा, ये मीटर में होगा। तो एक सेकंड में वो 1 मीटर चलेगा, दूसरी सेकंड पे वो 2 मीटर पे होगा, तीसरी सेकंड पे वो 3 मीटर। कैसे आ रहा है ये सब? तो फंक्शन में टी की जगह वैल्यू रख रहे हैं एस इक्वल टू 1, फिर टी जगह 2 रखा तो एस इक्वल टू 2 मिल गया, टी की जगह 3 रखा तो एस इक्वल टू 3 मिल गया। वैसे हमें ये ग्राफ मिल रहा है, टी इज इक्वल टू 1 के ऊपर 1, 2 के ऊपर 2, 3 के ऊपर 3। वैसे ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनी। समझ में आ रहा है? तो यूनिफॉर्म मोशन कैन बी एक्सप्लेन बाय दिस टाइप ऑफ फंक्शन। सिंपल है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जैक्ट आइडिया हुआ। ये क्यों समझा रहा हूँ मैं आपको आइडिया देता हूँ अभी, कि जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर होता है। सिंपल है, कोई डाउट किसी को इसमें? उसको बोलता है यूनिफॉर्म मोशन। पर जब मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं, इसको अच्छे से नोट कर लेना कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हमारे पास फंक्शन है एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर के लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, सपोज यहाँ का स्लोप निकालो तो क्या आएगा, इस ग्राफ का स्लोप निकालना है तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये। कौन सा ग्राफ है बोलना है क्या, कौन सा ग्राफ है ये? हमने कल पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट टाइप का स्लोप फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो इसका स्लोप अगर फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला क्या है स्लोप का, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो वाई टू माइनस वाई वन 3 माइनस 0, एक्स टू माइनस एक्स वन 3 माइनस 0, 3/3 1 आएगा। तो इस ग्राफ का स्लोप कहीं पे भी फाइंड करो 1 ही मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? पर अब जब ये ग्राफ हम बनाएंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स पहले बताओ कि अगर मैं टाइम इक्वल टू 1 लूंगा तो डिस्टेंस कितना मिलेगा, 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा। अगर टाइम इक्वल टू 2 लिया तो डिस्टेंस कितना मिलेगा, टाइम इक्वल टू 3 लिया तो, और 4 लिया तो। सिंपल। अब इसको ग्राफ में पुट करके देखो। है? क्या हुआ? अब इसको ग्राफ में पुट करके देखो, 1 2 3 4 1 4 9 एंड 16। तो 1 पे ऊपर क्या हुआ, एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर इज द फंक्शन। तू चिंता मत कर, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ। नहीं आएगा तो मैं समझ में आ जाएगा। अभी करना क्या है, यूनिफॉर्म मोशन समझने के लिए मैंने क्या किया,
एस का फंक्शन टी ले लिया, जैसे एफ ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स, उसको हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू समथिंग, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। वैसे ही मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग विथ टाइम इक्वली, तो एस इक्वल टू टी हो जाएगा फंक्शन उसका। तो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हुआ टी, तो जब 1 सेकंड होगी तो 1 मीटर, 2 होगा तो 3, 2 3 होगा तो 3, उसको ग्राफ में हमने प्लॉट किया तो ऐसा ग्राफ मिला, स्ट्रेट लाइन। अब जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो कैसा ग्राफ मिलेगा हमको पता है, लेकिन फिर भी उसको मैथमेटिकली एक बार सॉल्व करके देखते हैं ताकि हमको आइडिया है कि क्या चल रहा है ये सब। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट किया मैंने एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर से, तो टी की वैल्यू लेते गए 1, तो एस की वैल्यू मिलती गई। टी की जगह 1 पुट किया तो एस मिला, टी की जगह 2 पुट किया तो एस मिला, 3 पुट किया तो एस मिला, और 4 पुट किया तो भी एस मिला। उसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा, 1 के ऊपर 1, 2 सेकेंड्स के ऊपर वो यहाँ पे कहीं पे है 4, 3 सेकेंड्स पे वो यहाँ पे कहीं पे है, और 4 सेकेंड पे वो 16 पे है। तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन से थोड़ा कर्वेचर हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट इधर, ये पॉइंट इधर, अब पहली 1 सेकेंड में उसने डिस्टेंस कवर किया 1 मीटर, फिर दूसरे इंटरवल ऑफ टाइम में 1 ही सेकेंड हुई, लेकिन उसने डिस्टेंस कवर किया 1 से लेके 4, मतलब 4 - 1 करेंगे तो 3 मीटर्स। मतलब अभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिख रहा है। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी सेम मिलने वाली है, हमको पता है, बिकॉज स्लोप हर बार 1 ही आएगा तो हर बार वेलोसिटी सेम मिलेगी। इसका मतलब ही होता है v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कल हमने एक ग्राफ किया था एक्सटी ग्राफ, उसका मतलब क्या था यूनिफॉर्म मोशन में, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम पे इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर हो रहा है। यहाँ पे इक्वल टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर हो रहा है। पहली सेकंड में 1 ही मीटर कवर हुआ, दूसरी सेकंड में 3 मीटर कवर हुआ, तीसरी सेकंड में 9 - 4 5 मीटर्स कवर हुआ। मतलब हर एक सेकंड में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो अब मैं स्लोप निकालूं तो हर एक पॉइंट पे स्लोप अलग अलग मिलेगा। सपोज मैं स्लोप फाइंड करता हूं ये इतने पोर्शन के लिए, तो फाइंड करेंगे स्लोप क्या आएगा, फॉर्मूला उसका y2 - y1 4 - 1, x2 - x1 2 - 1, तो आंसर आया 3/1। तो 3 क्या है, वेलोसिटी, बिकॉज एसटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। नाउ आई एम फाइंडिंग स्लोप फॉर अनदर इंटरवल दिस, तो 9 - 4 अपॉन 3 - 2, तो क्या आया 9 - 4 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब पहले इस इंटरवल में वेलोसिटी अलग है, इस इंटरवल में वेलोसिटी अलग है। समझ में आ रहा है? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ऐसा समझ सकते हैं ऐसे प्रॉपरली, कोई डाउट इसमें किसी को? मतलब कल हमने विदाउट वैल्यू किया था, आज वैल्यू लेके किया। और स्लोप का दूसरा फॉर्मूला क्या है, tan थीटा। यहाँ पे स्लोप का एक्चुअल डेफिनेशन क्या था कि एंगल मेड विद द एक्स एक्सिस। क्या था, बोलना है क्या था स्लोप का डेफिनेशन? मतलब एक्स एक्सिस के साथ उसका कितना इंक्लिनेशन है, दैट इज कॉल्ड स्लोप। तो tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो आ जाएगा उसका आंसर थीटा का। तो इसमें tan थीटा कैसा है, कांस्टेंट है, ईच एंड एवरी पॉइंट पे आंसर उसका सेम ही आएगा। पर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो एक लाइन यहाँ से जाएगी तो इसका एंगल अलग होगा, एक लाइन यहाँ से जाएगी तो उसका एंगल अलग होगा, एक लाइन यहाँ से जाएगी तो उसका एंगल अलग होगा। समझ में आ रहा है? बिकॉज ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। समझ में आ गया? तो दुनिया में 2 टाइप के मोशन होते हैं, एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म। हमको पता है यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, इक्वल टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस। सिंपल है। अब ये हमने क्यों समझा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो कल हमने एवरेज वेलोसिटी सीखा था, और एवरेज स्पीड भी सीखा था। व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड?
टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस, सॉरी टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसमें डाउट किसी है कोई? अब हमें क्या समझना है? तो भाई हमने देखा कि ds बाई डी टी दैट इज एवरेज वेलोसिटी, और उसी का पता हमको चला यहाँ से कि भाई स्लोप इज गिविंग अस वेलोसिटी। मतलब फॉर्मूला वाले मेथड से भी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, ग्राफ वाले मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, सिंपल है। लेकिन अब कंडीशन क्या है? कल हमने एग्जांपल लिया था कि अहमदाबाद से बड़ौदा जाना है, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है? 100 किलोमीटर का। यहाँ से कार लेके निकले हम। अब सिचुएशन क्या होगी? सपोज हमने माना कि 1 घंटे में यहाँ से यहाँ पहुँच गए, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या मिलेगा? एवरेज वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट, मतलब 100 माइनस 0, इसको मानते हैं s इज इक्वल टू 100, इसको मानते हैं s इज इक्वल टू 0। S1 से चालू किया, S2 तक पहुँचे, तो डिस्प्लेसमेंट S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। सपोज यहाँ से 8 बजे निकले थे और यहाँ 9 बजे पहुँचे थे, तो S2 माइनस S1 100 माइनस 0 अपॉन 9 माइनस 8 मतलब 1, तो 100 किलोमीटर पर आवर विल बी आवर स्पीड। ये हमारी वेलोसिटी मिल गई या स्पीड मिल गई। वेलोसिटी और स्पीड दोनों को मैं एक क्यों बोल रहा हूँ? हमने कल देखा था एक केस कि भाई व्हेन वी आर इन द वन डायमेंशनल मोशन, एक जगह से चालू किया और यहाँ पहुँच गए और यहीं रुक गए, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाता है। यहाँ देखो इस एग्जांपल के लिए डिस्टेंस क्या है? 0 से 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल, 100 माइनस 0, तो डिस्प्लेसमेंट भी 100, डिस्टेंस भी 100। तो इन दैट केस वेलोसिटी को ही हम क्या बोल सकते हैं? स्पीड। सिंपल है, कोई डाउट किसी को इसमें? अब क्या समझना है हमें कि ये 100 किलोमीटर पर आवर आंसर तो आ गया, पर ये 8 और 9 बजे के बीच में क्या हुआ होगा हमको नहीं पता है। बीच में कहीं पे टोल टैक्स आया तो आपकी गाड़ी स्लो हो जाएगी, ये हमने कल डिस्कस किया था। कहीं पे चाय पीने रुक गए, तो सपोज 8:20 पे वो कहीं पे रुक गया था, 8:40 पे वो कहीं पे रुक गया था, तो यहाँ पे उसकी स्पीड तो 0 थी। पहले 20 मिनट में उसको ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिला तो उसने 140 की स्पीड से चला दी। यहाँ उसको ट्रैफिक मिला तो उसने 80 की स्पीड से चलाई। यहाँ उसको कोई ट्रैफिक नहीं मिला तो उसने 100 की स्पीड से चलाई। तो मतलब हर एक इंस्टेंस पे अलग अलग वेलोसिटी पॉसिबल है इन रियल लाइफ। तो एवरेज वेलोसिटी ने हमको ओवरऑल आंसर दिया। मतलब ये जो मीन वी है, ये वो नहीं बता पाएगा कि 8:20 पे आप कहीं पे रुके थे। समझ में आ रहा है? सच में आप रुके होंगे लेकिन ये बता नहीं पाएगा, ये इसकी लिमिटेशन है। समझ में आ रहा है? तो एवरेज वेलोसिटी जो है या एवरेज स्पीड जो है वो ओवरऑल जर्नी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है कि बीच में आप कहीं पर रुक गए तो क्या हुआ। समझ में आ रहा है? इन दैट केस अब 8:20 पे कोई ग्राउंड पे खड़ा हुआ लड़का अगर कार को ऑब्जर्व करेगा तो वो उसको रेस्ट पे पाएगा, और 8:19 पे वो उसको स्पीड में पाएगा 1 मिनट पहले। तो 1 मिनट में भी कितना बड़ा डिफरेंस आ गया, समझ में आ रहा है? तो टाइम इंटरवल शुड बी वेरी लेस, मतलब इतना कम टाइम इंटरवल होना चाहिए। जब हम रीडिंग लेते हैं तब हमें एग्जैक्टली 8:20 की वेलोसिटी मिलेगी। बहुत कम टाइम इंटरवल चाहिए। समझ में आ रहा है? सपोज हम खड़े हैं और यहाँ से मेन रोड पर कोई कार जा रही है, और मैं स्पीड गन जो पुलिस वाले लेके खड़े होते हैं बाहर की कंट्री में, हमारे यहाँ पे उतना बजट नहीं होता है, पर सपोज आप कोई कार जा रही है और आप देख रहे हो स्पीड गन से, तो सपोज मैंने किसी कार को ऑब्जर्व किया और उसकी स्पीड आई 50 या फिर ये 100 ही आ गई, चलो यहीं पे हमने उसको ऑब्जर्व किया इस पॉइंट पे, तो उसकी स्पीड थी 80। तो वेलोसिटी वाज ऑब्टेन्ड बाय आवर कैमरा और दैट पर्टिकुलर थिंग इज 80 किलोमीटर पर आवर। स्पीड गन में हमको ये रिजल्ट मिला। ये रीडिंग मैंने लिया था 8:30 पे, और उसके बाद कुछ सेकंड भी हुई होगी। सपोज 8:30 और पहली सेकंड, और पहली सेकंड का भी कुछ पार्ट होगा, 10, 20, 30 मिली सेकेंड्स होते हैं। तो अब इस मिली सेकेंड को पकड़ के देखो, तो अगर कार चालू होगी तो वो या तो एक्सेलरेट कर रहा होगा या तो ब्रेक लगा रहा होगा। समझ में आ रहा है? तो जैसे ही मैंने रीडिंग लिया उस टाइम पे मुझे नहीं पता है वो अंदर क्या कर रहा है, या तो वो ब्रेक भी लगा सकता है या तो एक्सीलरेटर भी लगा सकता है। समझ में आ रहा है? दोनों में से कहीं भी पैर लगा सकता है।
तो ये जो आंसर आया इसमें गलती होने के चांसेस है। अगर उसने एक्सेलरेट किया होगा तो 81 स्पीड हो सकती है, अगर उसने ब्रेक लगाई होगी तो 79 स्पीड हो सकती है, मतलब इसमें प्रॉब्लम है। तो और एक्यूरेट होने के लिए आई हैव टू टेक टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट जीरो। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को लिमिट देंगे। ये हमने सीखा हुआ है लिमिट के अंदर, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। इसका मतलब क्या हुआ, बाय द टाइम आई एम टेकिंग द रीडिंग, जब मैं रीडिंग ले रहा हूँ तब मैं ऐसा मान रहा हूँ कि चेंज इन टाइम जीरो हो गया, ऑलमोस्ट जीरो बट नॉट जीरो। लिमिट का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट जीरो बट नॉट जीरो। क्या होता है, मतलब टेंस टू जीरो, वेरी नियर टू जीरो, विच मीन्स ये चेंज इन टाइम मैंने ऑलमोस्ट जीरो कर दिया। तो जो आंसर मिलेगा वो एक्यूरेट मिलेगा प्रॉपरली। समझ में आ रहा है। और जैसे ही लिमिट लगेगी डेल्टा बाई डेल्टा को, तो वो ऐसा कुछ बन जाएगा डी एस बाई डी टी। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, जैसे 2 + 2 4 होता है, वैसे लिमिट डिफरेंस को अप्लाई करते हैं तो वो डेरिवेशन में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ से वो बन गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मीन चला गया, मतलब एट द एग्जैक्ट इंस्टेंस ऑफ 8:30 पर पहली सेकंड पे उसकी स्पीड क्या होगी वो फाइंड करने के लिए यहाँ से आपको मिला इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इसको चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब मुझे फाइंड करनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट द 3rd सेकंड। तो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस है, टी स्क्वायर एज अ फंक्शन है। वेलोसिटी कहाँ पे चाहिए मुझे, t = 3 सेकेंड पे। तो आंसर कैसा आएगा, v = ds/dt हो जाएगा। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t। सबको आता है कि सिखाऊं एक बार। देखो, इफ़ यू हैव अ फंक्शन ऑफ टी स्क्वायर और इसको मुझे डेरिवेट करना है dt से, तो दोनों तरफ d/dt हो जाएगा। ये जो d/dt लिखा है वो इसका सिंबल है डिफरेंशिएशन का, कि s को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और s के इक्वल टू तो टी स्क्वायर था, तो s की जगह टी स्क्वायर की वैल्यू रख दी। तब t को डिफरेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, इसलिए अगर x⁻n है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है n(x⁻n-1). तो 2 पावर कूद के आगे आ जाएगी, t का t 2 - 1, तो आंसर आया 2t। इन लोगों ने बोला आंसर 2t। अब मैं क्या करूंगा, t की जगह क्या रखूंगा, 3rd सेकंड। तो 2 × 3 आंसर आएगा 6 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस। समझ में आ रहा है कि तीसरी सेकंड पे हमको यहाँ आंसर मिला, पर यह आंसर किसका है, 3 से लेके 2 के बीच में, मतलब 2 से 3 का एवरेज वेलोसिटी। और ये जो आंसर मिला वहाँ पे इंस्टेंटेनियस मिला, वो एग्जैक्टली तीसरी सेकंड पे क्या वेलोसिटी होगी, तो 6 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कोई डाउट किसी को इसमें। मतलब हमको इंस्टेंस ऐसा लेना है कि जिसमें चेंज ऑफ टाइम कैसा हो जाए, ऑलमोस्ट जीरो, नियर टू जीरो। ये लिमिट मैथमेटिक्स का चैप्टर है जो आपके सिलेबस में 12th में शायद है। तो इसमें से क्या नोट करना है आपको, सबसे पहले लिखना है व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन क्या लिखोगे, इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ये एक साथ लिखना जरूरी है, ये एग्जाम्पल भी लिखना जरूरी है कि एवरेज वेलोसिटी को ऐसे समझ सकते हैं, पर एवरेज वेलोसिटी इज अनेबल टू एक्सप्लेन अस अबाउट पर्टिकुलर इंस्टेंस पे उसकी स्पीड क्या थी, उसकी वजह से उसको हमें उसके अलावा कुछ एक और वेलोसिटी हमें लानी पड़ी, विच इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या हुआ, हाँ देखो, इसको थोड़ा अच्छे से लिख के फिर से समझा देता हूँ। अब इंस्टेंटेनियस में हमने क्या किया कि भाई मीन वी का फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ΔS/ΔT। इसमें कोई डाउट। अब नाउ आई एम सीइंग दैट कि जो चेंज ऑफ टाइम है उसको इतना छोटा कर दो कि जब मैं रीडिंग ले रहा हूँ
तो प्रॉब्लम क्या हुई, 8:30 पे स्पीड गन लगाई और आंसर आया 80। तो उसी पर्टिकुलर सेकंड में वो ब्रेक भी लगा सकता है और एक्सीलरेटर भी लगा सकता है, वो मुझे नहीं पता है। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि जब मैं रीडिंग ले रहा हूँ तो वक्त थम गया है और बस मैं ही और वो ही है उस मोमेंट के अंदर। समझ में आ रहा है? तो मैं और वो कार एक मोमेंट के अंदर है और वक्त वहाँ पे थम चुका है, और वक्त थम चुका है वो कैसे बताएंगे? उसके लिए हमारे पास है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये हमको समझाता है कि चेंज इन टाइम अप्रोच टू 0। मतलब जब लव एट फर्स्ट साइट होता है किसी से तो क्या होता है, चेंज इन टाइम इक्वल टू ऑलमोस्ट 0, और उसी मोमेंट में आप दोनों रुक जाते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं उस कार को देख रहा हूँ। तो कंडीशन क्या हुई, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो कार को देखते वक्त सिचुएशन ऐसी हुई कि भाई टाइम का जो डिफरेंस है वो चला गया और मैं उसको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रही है। तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, हमको पता है मैथमेटिकली इसका आंसर होता है d/d। अगर किसी डिफरेंस को लिमिट अप्लाई करते हो तो वो डिफरेंशिएशन में चला जाता है। उसकी डिटेल में बाद में जाएंगे, अभी आपको याद रख लेना है। इसको ध्यान से समझने के लिए ये भी कर सकते हैं, इसका मतलब होता है स्मॉल टाइम में कितना डिस्टेंस। तो एग्जैक्टली 8:30 पे एक छोटा सा इंटरवल ऑफ टाइम लिया मैंने, माइक्रो सेकेंड का। तो माइक्रो सेकेंड में डिस्टेंस भी माइक्रो सेकेंड ही चला होगा, मतलब उसने लगाया हुआ एक्सेलरेशन और ब्रेक कोई इफेक्ट ही नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? इतना टाइम में डिफरेंस मैंने मान लिया 0, कि टाइम में कोई डिफरेंस ही नहीं है, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। तो ऑलमोस्ट एक्यूरेट वेलोसिटी मिली 8:30 पे, पहली सेकंड पे, और उसकी जो माइक्रो सेकंड थी उसमें भी। समझ में आया? बिकॉज उस वक्त क्या हुआ था, वक्त थम चुका था, तो हमें एग्जैक्ट आंसर मिल गया। उसका एग्जाम्पल कैसे लिया हमने, तो कि भाई बाई टेकिंग दिस सेम फंक्शन ऑफ s इज इक्वल टू टी स्क्वायर, हमारे पास 1 2 3 4 का वैल्यू दिया हुआ है इतनी इतनी सेकंड पे। तो मैंने सोचा कि भाई t इज इक्वल टू एग्जैक्टली 2 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो मैं क्या करूँगा, v इज इक्वल टू ds/dt, s की जगह उसका डिफरेंशिएशन किया आया 2t, t की जगह 2 लिख दिया, आंसर आया 4 मीटर पर सेकेंड। ये क्या मिला, एग्जैक्टली 2 सेकंड पे उसकी स्पीड क्या रही होगी। समझ में आ गया? सिंपल है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, बिकॉज ये तो ओवरऑल का आंसर दे रहा है, लेकिन मैंने तो उसको 8:30 बजे देखा, जो कार चला रही होगी उसको। सिंपल है। तो एग्जैक्टली हमने उसको जहां देखा जिस टाइम पे, वही का वेलोसिटी अपने को चाहिए। ये पूरा लिंक है, अगर ये एक साथ लिखोगे तो ही समझ में आएगा। तो कहीं पे पूरा एवरेज वेलोसिटी का टॉपिक पहले अच्छे से लिखो, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म अच्छे से समझो, फिर एवरेज वेलोसिटी क्या होता है तो उसका डेफिनेशन हमको पता होगा। तो डेफिनेशन के बाद उसका लिमिटेशन, कि भाई वो तो ओवरऑल जर्नी का आंसर दे रहा है, अंदर एग्जैक्टली किसी पॉइंट पे क्या हुआ उसका आंसर नहीं दे रहा है। तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर थिंग, वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलो, जिन्होंने लिख लिया है वो एक क्वेश्चन देख लो कि बॉडी इज मूविंग इन अ 1 डायमेंशन विथ फंक्शन दिस। मतलब इसमें टी की वैल्यू रखते जाओ तो आपको फंक्शन की वैल्यू मिलती जाएगी। मतलब इसको एक्स ऑफ टी लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन एस, अपने एस बोल रहे हैं तो एस बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टी। हमने देखा था टी स्क्वायर फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो ये भी ऐसा ही कोई फंक्शन है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हमको नहीं पता है, पर एस ऑफ टी इज गिवन बाय 4.2 टी स्क्वायर प्लस 2.6 मीटर्स, ऐसा कोई फंक्शन है। इसमें टी की वैल्यू 1 2 3 रखते जाओ तो आपको डिस्टेंस मिलता जाएगा। अब यहाँ पे टी की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा, इसमें टी की वैल्यू 0 रख दो तो 2.6 बचेगा। तो यहाँ से हमको ऐसे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब ये कोई पार्टिकल है जो 1 डायमेंशनल मोशन कर रहा है ऐसे, और वो 0 सेकंड से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है और कहीं पे भी जा रहा है। हमको पूछा है एवरेज वेलोसिटी बताओ जब वो 0 से 3 सेकंड तक गया। जैसे वहाँ पे हम 8 बजे से 9 बजे तक गए, वैसे यहाँ पे 0 सेकंड से 3 सेकंड तक, 3 सेकंड तक हम जाएंगे तो वो पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा होगा। इन दिस केस एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो कैसे फाइंड करेंगे।
टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी वी हैव टू हैव डिस्प्लेसमेंट्स कि तीसरी सेकंड पे वो कहाँ पे है और 0 सेकंड पे वो कहाँ पे है। समझ में आ रहा है? तो देखो x ऑफ 0 सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट 0 सेकंड पे कहाँ पे होगा। s ऑफ t है तो इसको बोलेंगे s ऑफ 0। तो क्या आएगा आंसर s ऑफ 0 का? यहाँ 0 पुट करेंगे तो पहला टर्म गया, 2.6 मीटर्स बचा। फिर s ऑफ 3 फाइंड करना है, तो यहाँ पे 3 पुट करो, क्या आंसर आता है? ये लिख लिया। क्या आया? 15.2 40.4 आएगा, बराबर है। कैसे 40.4 आया? तो क्या भाई s ऑफ 3 फाइंड करने के लिए 4.2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2.6 ऐसा करना पड़ेगा ना। तो 3 का स्क्वायर करेंगे, उसको 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसको 2.6 में ऐड करेंगे, तो आंसर आएगा कुछ 40.4। नाउ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है मीन v इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट क्या है? s ऑफ 3 माइनस s ऑफ 0 अपॉन 3 माइनस 0। तो s ऑफ 3 हमने अभी अभी फाइंड किया 40.4, s ऑफ 0 2.6 और 3 माइनस 0 3। यहाँ से जो आएगा उतने मीटर पर सेकेंड हमारी हुई एवरेज वेलोसिटी। राइट साइड का सब जाने दे। और क्या पूछा है हमें? इसका आंसर बताओ पहले। ट्वेल्व 12.6 बराबर है। तो ये एवरेज वेलोसिटी का आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन हमको पूछा है फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 3 सेकेंड्स। तो आप खुद से एक बार ट्राई करो क्या आता है आंसर। नहीं नहीं, हाँ 25.2। ये एवरेज वेलोसिटी सबका क्लियर है? कैसे आया आंसर? नहीं समझ में आया? फॉर्मूला क्या है एवरेज वेलोसिटी का? s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट अपॉन टाइम इंटरवल विच मीन्स t2 माइनस t1। अब फाइनल पॉइंट क्या बोला है उसने? बोला कि भाई वेलोसिटी फाइंड करो जब पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से 3 सेकेंड तक पहुंचे। तो 0 से 3 तक पहुंचा। अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए ये फंक्शन हमको दिया हुआ है। इस फंक्शन में 0 रखूंगा तो इसके कोऑर्डिनेट मिले, इसी फंक्शन में 3 रखूंगा तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिले। फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। फाइनल पॉइंट फाइंड किया हमने s ऑफ 3, ये रहा
एस ऑफ 0 ये भी मिल गया। तो फाइनल पॉइंट की वैल्यू रखी 40.4, इनिशियल पॉइंट की वैल्यू रखी 2.6 अपॉन टाइम इंटरवल। कहाँ से कहाँ तक बोला था? 0 से 3 तक। तो फाइनल माइनस इनिशियल 3 माइनस 0 तो 3 आएगा आंसर। फिर उसको सॉल्व किया तो आंसर आया 12.6। मतलब जो फॉर्मूला है वही रखा और आंसर ले आए। अब इंस्टेंटेनियस पूछा है एग्जैक्टली एक 3 सेकेंड, तो इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला है ds/dt। तो यहाँ रखेंगे ds/dt। उसमें से s का फॉर्मूला हमको दिया हुआ है, ये रहा फंक्शन पूरा। तो s की जगह पूरा फंक्शन पुट कर दो, क्या आएगा? 4.2 t² प्लस 2.6। क्लियर इतना? नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस होल फंक्शन। तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? जैसे इस वाले सब में s का फंक्शन दिया था t² और पूछा था वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, तो हमने t² का डिफरेंशिएशन किया 2t और t की जगह 2 रख दिया, तो आंसर आ गया वेलोसिटी का। सिमिलरली यहाँ ही करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? देखो ये दोनों को मिलेगा। सबसे पहले तो पूरे स्टेप्स लिख के एक बार बता देता हूँ। प्लस d/dt ऑफ 2.6, ये समझ में आया ये स्टेप कि डिफरेंशिएशन दोनों को मिलेगा। नाउ 4.2 तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, अंदर बचा d/dt ऑफ t²। और यहाँ पे कांस्टेंट ये t है ही नहीं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? d/dx ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। तो ये पूरा 0 हो गया। बट d/dx ऑफ x⁻n क्या होता है? n(x⁻n-1)। तो t² है यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो पावर कूद के आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। तो 4.2 इंटू 2 क्या आएगा? 8.4 इंटू t⁻1। अब t क्या बोला है मुझे? एग्जैक्टली तीसरी सेकंड पे चाहिए, तो t की जगह 3 रख दो। 8.4 इंटू 3, तो जो आंसर आएगा दैट इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट द 3rd सेकेंड। समझ में आया सब कुछ? कोई कंफ्यूजन है उसमें कि एवरेज वेलोसिटी का क्या करना है, इंस्टेंटेनियस का क्या करना है? इसमें क्या किया हमने? इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, देख। ये मीन वी मतलब एवरेज, पर और नॉर्मल वी मतलब इंस्टेंटेनियस। उसका फॉर्मूला होता है ds/dt, मतलब स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पे और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब क्या किया यहाँ पे? मैंने एक एग्जांपल लेके दिया था कि अगर फंक्शन है t², तो t² का डिफरेंशिएशन करो, उसमें जिस इंस्टेंस पे पूछा है उस इंस्टेंस की वैल्यू को पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। हमारा फंक्शन थोड़ा बड़ा है इस बार, इतना इजी तो आएगा नहीं, इसलिए थोड़ा फंक्शन बड़ा आया कि भाई ऐसा फंक्शन है, इस पर्टिकुलर फंक्शन के साथ कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, मतलब पार्टिकल ने मोशन चालू किया t = 0 सेकेंड पे, t = 1 सेकेंड पे, वैसे ही t = 3 सेकेंड पे वो यहाँ पे कहीं पे पहुँचा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट पहले अलग था, बाद में अलग था, उसके बाद कुछ अलग था। हर एक इंस्टेंस पे उसका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। तो मुझे पूछा है तीसरी सेकंड पे उसकी स्पीड क्या होगी। टोटल एवरेज स्पीड तो मुझे मिल गई 0 से 3 तक, पर एग्जैक्टली 3rd सेकंड पे उसकी स्पीड क्या होगी, तो वो फाइंड करने के लिए हमें क्या सिखाया है कि भाई इसका डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए दोनों को डिफरेंशिएशन दिया, फिर इसका डिफरेंशिएशन किया 4.2 t²। 4.2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। t² का क्या होगा? 2t। तो 2 पता है, 2 का वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करोगे 8.4। t कहाँ पे, कितने इंस्टेंस पे पूछा है? तो एग्जैक्टली 3rd सेकेंड पे, तो t की जगह 3 रख देंगे, तो जो आएगा वो आंसर 25.2 क्या आया? वही आया ना। मतलब ये सम इजी हो सकता है अगर फ्रैक्शन को इंट्रोड्यूस ना करें। अब कोई डाउट रहेगा एवरेज वेलोसिटी में, इंस्टेंटेनियस में? पर इसके अलावा भी एवरेज के केसेस हैं जो नीट के क्लास में मैं करा दूंगा।
वो सबको कराने बाकी है इसलिए। मतलब हमेशा ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, उसके अलग अलग 3 फॉर्मूला और हैं। ये लेफ्ट साइड का निकाल दें। ये एवरेज वेलोसिटी क्या बन जाएगी, एवरेज स्पीड, बिकॉज ये 1 डायमेंशनल मोशन का ही केस है। तो यही फॉर्मूला उसमें भी आप लगा सकते हो। देखो कल हमने सीखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी। उसी में क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखो सबसे पहले हमने सीखा था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, फिर हमने डिस्टेंस की शादी कराई टाइम से, डिस्प्लेसमेंट की कराई टाइम से, तो मिला, इधर मिला हमको स्पीड और इधर मिला हमको वेलोसिटी एज अ डॉटर क्वांटिटी। और डिस्टेंस स्केलर था तो स्पीड भी स्केलर हुई, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था तो वेलोसिटी भी वेक्टर हुई। अब वेलोसिटी अगेन मैरिड विद टाइम, तो हमें मिला एक्सेलरेशन। देखो इसको याद कैसे करना है, ये कौन था, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी बन गया। अब वेलोसिटी का भी रेट ऑफ चेंज, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वो बन जाएगा एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, हाउ मच वेलोसिटी इज यू आर गेनिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और हाउ मच वेलोसिटी यू आर लूजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ रहा है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तुमने एक्सेलरेट किया या तुमने ब्रेक लगाई, दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। और अगर ब्रेक लगाई है तो कार रुकेगी धीरे धीरे। अगर कार 0 स्पीड पे है और आपने एक्सेलरेट किया तो स्पीड बढ़ी होगी कुछ, 0 से 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे। फिर 50 की स्पीड पे आके आपने ब्रेक लगाई तो कार रुकने लगेगी। तो 40, 30, 20, 10 एंड 0, तो उसे बोलेंगे रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी कितनी चेंज हुई इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी कुछ बढ़ी या कुछ घटी इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। सिंपल, दैट विल बी नोन एज एक्सेलरेशन। सिंपल है, एक ऐसी क्वांटिटी है वेक्टर, बिकॉज वेलोसिटी वाज वेक्टर क्वांटिटी, कि ये कौन सी वैल्यू ले सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। अब समझेंगे कि 0 एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है और पॉजिटिव का क्या होता है। फॉर्मूला हमको समझ में आ गया, जो डेफिनेशन है उसी में से लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन कैन बी गिवन बाय वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, टाइम का होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल है।
तो डेफिनेशन एकदम सिंपल। उसके टाइप कितने होते हैं, तो कि भाई जैसे वेलोसिटी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म होती है वैसे ही एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। और अब इसका ग्राफ बना के देखते हैं कि अगर मेरे पास फंक्शन है v इक्वल टू टी, तो सिमिलरली सेम एग्जांपल जो हमने वहां पे लिया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए भी मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ v इक्वल टू टी स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, पहली सेकंड पे वेलोसिटी 1 होगी, दूसरी सेकंड पे 2 वेलोसिटी, तीसरी सेकंड पे 3, चौथी सेकंड पे 4। तो हर एक इंटरवल ऑफ टाइम पे वेलोसिटी भी सिमिलरली इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसको ग्राफ में पुट करके देखो कि पहली सेकंड पे 1 मीटर पर सेकंड, दूसरी पे 2, तीसरी पे 3, चौथी पे 4। तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा जो वहाँ पे बन रहा था। मतलब एक्सटी ग्राफ याद करोगे तो वीटी ग्राफ ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। अब नॉन यूनिफॉर्म के लिए वही v इक्वल टू टी स्क्वायर ले लो, वही सिमिलर ग्राफ बनेगा, बनाने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा। तो इसमें हमारा मतलब इन्फरेंस क्या निकला कि वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। तो एक और लाइन हमारे पास ऐड हुई कि द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको क्या देगा, अरे बोलो क्या देगा, समझ में आ रहा है कैसे। ये वीटी ग्राफ का अगर मैं स्लोप फाइंड करूंगा तो स्लोप क्या आएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। वाई एक्सिस पे कौन है, वेलोसिटी, तो v2 माइनस v1। एक्स एक्सिस पे कौन है, टाइम, तो t2 माइनस t1। वेलोसिटी अपॉन टाइम तो कौन होता है, एक्सेलरेशन। तो अगर स्लोप फाइंड करूंगा वीटी ग्राफ का तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। सिंपल है, ये कांस्टेंट इंक्रीजिंग मोशन हुआ। अब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए उसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी बढ़े ही ना। मतलब अगर मैं बोलूं ये था यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, हर एक इंटरवल ऑफ टाइम पे वो इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, समझ में आ रहा है। अब वेलोसिटी इंक्रीज ना हो तो क्या होगा, उसका मतलब कंपैरिजन से समझाता हूं आपको। सपोज मेरे पास एक्सटी ग्राफ है, ये वाला, इसका मतलब क्या था, पार्टिकल रेस्ट पे है या फिर वेलोसिटी क्या है, 0। अब इधर मैं वीटी ग्राफ बनाऊंगा सेम, इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्यों, टाइम बढ़ रहा है लेकिन उसकी स्पीड जितनी है उतनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। तो पूरे मोशन में उसकी स्पीड वही है, समझ में आ रहा है। दैट मीन्स वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, उसने क्रूज कंट्रोल चालू किया हुआ है कार में, समझ में आ रहा है कि हर एक इंटरवल ऑफ टाइम पे उसकी स्पीड 50 ही है, ना बढ़ रही है ना तो घट रही है, समझ में आ रहा है। तो इन दैट केस वी कैन से एक्सीलरेशन 0 हो गया, समझ में आ गया, सिंपल है। तो वीटी ग्राफ यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन डिक्रीज हो जाएगा तो यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, और अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ तो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी अलग अलग बढ़ेगी घटेगी। कंफ्यूजन हो रहा है, देखो समझना क्या है इसमें कि वेलोसिटी से एक्सेलरेशन समझना पड़ेगा, उसको मत देख, अभी इधर ध्यान देख तो तेरे को समझ में आएगा कि एक्सेलरेशन क्या है, एक्चुअली वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी कितनी बढ़ी कितने टाइम में, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन, या वेलोसिटी कितनी कम हुई कितने टाइम में, इसका एग्जैक्ट मीनिंग देख तेरे को बताता हूँ। एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम।
तो यहाँ मैं लिखता हूँ एक्सेलरेशन तेरा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी बढ़ रही है हर एक सेकेंड में। देख, पहली सेकंड में 1 मीटर पर सेकेंड, दूसरी सेकंड में 2 मीटर पर सेकेंड, तीसरी सेकंड में 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब ईच एंड एवरी सेकेंड वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाय द फैक्टर ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब समझ में आया एक्सेलरेशन का मीनिंग? मतलब कार में बैठ के उसको एक्सेलरेट करोगे तो हर सेकंड पे तेरी स्पीड एक्सेलरेट हो रही है, ब्रेक लगाओगे तो हर सेकंड पे स्पीड रुक रही है। समझ में आ रहा है? डी एक्सेलरेट हो रही है। तो वैसे हमने एक्सेलरेशन को समझा कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो कैसा हो सकता है। तो भाई यूनिफॉर्म हो सकता है, इक्वल टाइम पे इक्वल एक्सेलरेट हो सकता है, यहाँ पे इक्वल टाइम पे इक्वल, कोई भी टाइम पकड़। ए इज इक्वल टू वी बाई टी, 1/1, आंसर आया 1। ए इज इक्वल टू वी बाई टी, 2/2, आंसर आया 1। ए इक्वल टू वी बाई टी, 3/3, आंसर आया अगेन 1। तो क्या हुआ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। फिर यहाँ ये केस बताया मैंने कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, वीटी ग्राफ अगर ऐसा मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी सेम फॉर एवरी इंस्टेंस ऑफ टाइम। मतलब 8 बजे भी यही स्पीड, 9 बजे भी वही स्पीड, 10 बजे भी वही स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड में कोई चेंज नहीं। तो v इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर v कॉन्स्टेंट है तो देर इज नो एक्सेलरेशन, ना तो मैं ब्रेक लगा रहा हूँ ना तो मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ। तो समझ में आ गया वो भी। फिर मेरी स्पीड 50 है और मैंने ब्रेक लगा दी, तो थोड़े टाइम बाद कार रुक जाएगी, तो उसके लिए ये ग्राफ बन जाएगा यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग मोशन के लिए, या रिटार्डेशन का ग्राफ बोल सकते हैं इसको। और ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि पहली सेकंड पे बहुत एक्सेलरेशन हुआ, दूसरी से तीसरी में डी एक्सेलरेशन हुआ। इन रियलिटी ऐसा मोशन होता है, रोड खाली दिखा एक्सेलरेट किया, रोड भरा हुआ दिखा ब्रेक लगा दी। समझ में आ गया? तो मतलब सेम ग्राफ जो मैंने एक्सटी के लिए कल कराए थे वही सेम ग्राफ वीटी के लिए बन सकते हैं। पर एक्सटी ग्राफ आपको वेलोसिटी का इन्फॉर्मेशन दे रहा था, वीटी ग्राफ आपको एक्सेलरेशन का इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उतना ही चेंज है। तो कल हमने जैसे नोट्स लिखे थे, सिमिलरली वेलोसिटी के जो नोट्स थे वैसे ही इसके नोट्स लिखने हैं। डेफिनेशन, फॉर्मूला, एक एग्जाम्पल उसको समझने के लिए, और उसके 4 ग्राफ। पता नहीं है वो तो रिक्शा में बैठ के देखना पड़ेगा। देखो इधर ध्यान दो, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। और वेलोसिटी की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला। सिंपल ये आता है सबको। अब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमने क्या बनाया, अगर एवरेज एक्सीलरेशन है तो उसका फॉर्मूला होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन भी, अगर कोई पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, सपोज ये कोई पार्टिकल एक्सेलरेट करना चालू किया t इज इक्वल टू 0 पे, उसका वेलोसिटी भी था 0। आफ्टर सम टाइम उसने वेलोसिटी गेन कर लिया कुछ v और टाइम हुआ 3। तो पहले उसका वेलोसिटी 0 था, 0 से गेन करके v पे पहुंचा, तो उसने 3 सेकंड में एक्सेलरेट किया होगा। समझ में आ रहा है? तो फॉर्मूला क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन t माइनस 0। समझ में आ रहा है? तो एवरेज एक्सेलरेशन का क्या होगा फॉर्मूला, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। कैसे किया, सपोज आई एम कंसिडरिंग अ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड विद द वेलोसिटी ऑफ u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी। थोड़े टाइम बाद कार ने एक्सेलरेट किया और t इज इक्वल टू t टाइम पे उसका वेलोसिटी हो गया v, मतलब पहले 0 था यहाँ पे 10 हो गया। चल, यहाँ पे टाइम 0 था, यहाँ पे टाइम हो गया 5 सेकेंड।
तो फर्स्ट 5 सेकेंड तक तूने एक्सीलरेटर दबाया होगा, तभी स्पीड तेरी 0 से 10 हुई होगी। सिंपल है। नंबर से समझना नहीं, हमको वेरिएबल से समझना है कि पहले था 0 मतलब v, u वेलोसिटी थी इनिशियल, फाइनल v हो गई। आफ्टर सम टाइम t टाइम तक हमने एक्सीलरेटर पे पैर रखा, या कार का एक्सीलरेटर या बाइक एक्सीलरेटर चलाया, तो बाइक एक्सीलरेट हुई या कार एक्सीलरेट हुई। समझ में आ रहा है? तो एवरेज एक्सीलरेशन फ्रॉम 0 टाइम से t टाइम तक इतना हुआ। सिंपल है, कोई डाउट किसी को इसमें? तो ये फॉर्मूला हुआ एवरेज एक्सेलरेशन का। सिमिलरली अब मुझे इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए। क्यों? बिकॉज इस टाइम इंटरवल पे उसका एक्सेलरेशन क्या होगा उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। मुझे थ्रू आउट द मोशन का ही पता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का ही आंसर पता है, बीच में उसका एक्सेलरेशन क्या है वो नहीं पता है। सिमिलर केस कि डिस्प्लेसमेंट 100 किलोमीटर का हुआ था, 8 बज के यहाँ से निकले थे, 9 बजे अहमदाबाद पहुँचे थे, तो 8:30 बजे की स्पीड क्या थी? दैट वाज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी। वैसे ही 8 बजे यहाँ से निकले, 9 बजे यहाँ पहुँचे, तो 8:30 बजे तूने ब्रेक लगाई थी कि एक्सेलरेट किया था, वो समझने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे हम, सिमिलरली जो वहाँ पे किया था वही। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी हमको पता है इतने का क्या हो जाएगा? डी वी बाई डी टी। तो इसका पूरा कंपैरिजन मैं आपको समझा देता हूँ कि वेन एवर अ पार्टिकल स्टार्टिंग इट्स मोशन, 8 बजे अपना मोशन चालू किया, वही सेम एग्जांपल फिर से लेके 9 बजे वो यहाँ पे अहमदाबाद पहुँच चुका है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। इनिशियल वेलोसिटी उसकी यू थी, यहाँ पे वी फाइनल वेलोसिटी थी। तो एग्जैक्टली बीच में 8:30 बजे यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी अगर फाइंड करनी है टोटल, तो क्या मिलेगा? एवरेज वेलोसिटी मिलेगी, मीन वी इज इक्वल टू, यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट s1 है, यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट s2। तो मीन वी का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये मिल गई एवरेज वेलोसिटी। और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या है वो लाने के लिए मैंने ले लिया डी टी टाइम, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे v का फॉर्मूला बन गया लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डी एस बाई डी टी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया डी एस बाई डी टी। सिंपल। ये इंस्टेंटेनियस, ये एवरेज। सिमिलरली एक्सेलरेशन के लिए भी मीन एक्सेलरेशन मतलब एवरेज एक्सेलरेशन, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? v माइनस यू अपॉन टी माइनस 0। तो भी आ गया उसका आंसर। सिमिलरली उसमें मैं लिमिट ले लूँगा तो ये पूरा स्टेप होकर के ये मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो फिर से एक बार पूरा स्टेप लिखता हूँ। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करूँगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को, तो क्या मिल जाएगा? डी वी बाई डी टी। ये मिल गया इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेस मतलब एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको ये पता है, इक्वेशन नंबर 1 ये मिला है, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर 1 का वैल्यू 2 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? डी बाई डी टी ऑफ, ये v की जगह क्या पुट करना है? डी एस बाई डी टी। तो पुट कर दो डी बाई डी टी ऑफ डी एस बाई डी टी। तो इसका क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन आपको दिया है s इज इक्वल टू टी क्यूब, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बोलूँगा पूरा एक बार फिर से बोलूँगा, टेंशन मत लो। अब समझना क्या है हमको, ये हमारा पूरा एक इंस्टेंस है, ये एक एग्जाम्पल है कि किसी कार ने अपना मोशन चालू किया 0 ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक वो पार्टिकल गया। तो पहले उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल v है। वेरिएबल लेके कर रहे हैं इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। नंबर लेके करूँगा तो फिर, अब वेरिएबल लिए तो वेरिएबल से ही समझते हैं। पहले वो s1 पॉइंट पे था, बाद में वो s2 डिस्प्लेसमेंट पे पहुंचा। तो अगर वेलोसिटी चाहिए इसी एग्जांपल के लिए तो उसका फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल माइनस इनिशियल मतलब डेल्टा एस, डेल्टा टी मतलब फाइनल टाइम मतलब इनिशियल टाइम।
9 माइनस 8, तो ये मिल जाएगा। पर एवरेज वेलोसिटी का लिमिटेशन क्या था कि 8:30 बजे का क्या वेलोसिटी है वो नहीं दे पाया, इसलिए हमने 8:30 बजे क्या किया, टाइम को लिमिट कर दिया, चेंज होने से मना कर दिया, उसको वक्त को रोक दिया उस इंस्टेंस पे। तो उस इंस्टेंस पे वक्त को रोकने से हमें क्या मिला, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल गई। समझ में आ रहा है? ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी। सिमिलरली उसी एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, सॉरी एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो पहले उसकी वेलोसिटी थी u, बाद में थी v, तो v माइनस यू मतलब डेल्टा v। पहले उसका टाइम था 0, बाद में था t, तो t माइनस 0, मिल गया एवरेज एक्सेलरेशन। अभी भी एक्सेलरेशन का 8:30 बजे कौन सा एक्सेलरेशन है ये फॉर्मूला उसका इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो अगेन मैंने 8:30 बजे को रोक दिया। वक्त को रोका कैसे, लिमिट लगा के उसको रोका, तो फॉर्मूला बन गया dv बाई dt। ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा d बाई डी में तो dv बाई dt। अब v का फॉर्मूला तो मेरे पास है ds बाई dt, तो v की जगह पे मैंने पुट कर दिया ds बाई dt फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो आंसर आया d स्क्वायर एस अपॉन dt स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला आया। ये सब क्या है मैं समझा रहा हूँ, मैथमेटिक्स समझ में आया, यहाँ तक हम पहुँचे। ओके, अब एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट का एक फंक्शन है टी क्यूब। ऐसा हमने फंक्शन अभी लिया हुआ है बहुत बार। अभी समझा क्या रहा हूँ मैं आपको कि जो काइनेमेटिक इक्वेशंस हम डिराइव करते हैं वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। अगर आपको कोई पूछे कि भाई इक्वेशंस ऑफ मोशन एक्चुअली में कौन है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन एक्चुअली ये है, ये आपको ऑलवेज आंसर देगा कोई भी सम के लिए। मतलब कोई भी ऐसा आपको फॉर्मूला दिया जाए, कोई भी फंक्शन दिया जाए, उसका आंसर यहाँ से मिल जाएगा। पर वही v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वो कब लगेगा, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आया, जाने दो उसको। अभी ये समझ में आया पूरा यहाँ तक कि फॉर दिस इंस्टेंस जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है, तो हमने ये दो फॉर्मूला डिराइव किए। अब एक एग्जांपल लिया मैंने s का टी क्यूब करके। s कौन है, डिस्प्लेसमेंट, उसका फंक्शन है टी क्यूब। तो अगर s की जगह 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा, 1 क्यूब, 2 रखूंगा तो 2 क्यूब, 3 रखूंगा तो 3 क्यूब, ऐसे आंसर मिलते जाएंगे। अब मैंने बोला कि भाई इस फंक्शन के लिए मेरे को वेलोसिटी चाहिए एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, कि 2 सेकेंड पे ये कहाँ पे होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है, ds बाई डी टी। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, 3t स्क्वायर, उसमें t का वैल्यू क्या रखना है, 2, तो 2 क्या इसमें रख दूंगा तो क्या आएगा, 2 और 2 सा 4 इंटू 3, तो 12 मीटर पर सेकंड। ये उसकी वेलोसिटी आई कब, 2 सेकंड में। सिंपल है। इसका एग्जाम्पल समझ, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे 1 क्यूब, 1 मीटर पे वो होगा। फिर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे 2 की वैल्यू अंदर रख दे तो 2 क्यूब, तो क्या आया, 8 मीटर पे वो होगा। समझ में आ रहा है? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकेंड पे क्या होगी, तो 3t स्क्वायर, तो आंसर आया 4 इंटू 3, तो 12 मीटर पर सेकेंड। नहीं समझा, कुछ नहीं समझा। ये देखिए, अब एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। जैसे ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है, ये समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल ले रहा हूं कि एक कार चलने की कोशिश कर रही है t इज इक्वल टू 0 से, उसका डिस्प्लेसमेंट है 0 पे, ओरिजिन पे खड़ा है ये। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे वो चेंज हो रहा है टी क्यूब के फंक्शन से। ये फंक्शन है s ऑफ t। फंक्शन मैंने आपको सिखाया अभी, यहाँ पे एक सम सॉल्व किया था हमने, 4.2 t स्क्वायर प्लस 2.6। तो वो एक फंक्शन था जिसमें t की वैल्यू रखते जाओ तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता जाएगा। तो यहाँ पे t की वैल्यू 1 रख दूंगा तो क्या मिलेगा, 1 का क्यूब, तो 1 मीटर। समझ में आया कि वो पहली 0 सेकेंड पे वो ओरिजिन पे है,
1 सेकंड पे उसने थोड़ा चल के वो 1 मीटर पे आया। अब t इजिकल टू 2 सेकंड पे वो कहाँ पहुंचा होगा, तो 2 की वैल्यू यहाँ रख दे, 2 क्यूब, तो 8 मीटर पे पहुंचा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो मुझे एग्जैक्टली 2 सेकंड पे इस फंक्शन की वेलोसिटी चाहिए। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन बाय v इज इक्वल टू ds बाई डी टी। तो s इज टी क्यूब, तो s की जगह t क्यूब रख दिया। अब इस 2 क्यूब का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन आएगा 3 इंटू टी स्क्वायर, पावर कूद के आगे एक पावर कम हो जाएगी। कब चाहिए, 2 सेकंड पे, तो इस पर 2 रख दो, तो 3 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 4, तो आया 12 मीटर पर सेकंड, ये उसकी वेलोसिटी आई। अब समझ में आया क्या कर रहा हूँ। अब किसी ने पूछा उसी 2 सेकंड पे उसका एक्सीलरेशन बताओ, तो उसका फॉर्मूला क्या है, dv बाई डी टी। या फिर क्या करेंगे, इसका डबल डिफरेंशिएशन। ये देख, ये डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर जो आया ना, एक बार आपने किया डी एस बाई डी टी तो आपको वेलोसिटी मिला, एस का डिफरेंशिएशन किया डी एस बाई डी टी तो आपको मिल गई वेलोसिटी। अब इसी एस का दूसरी बार करेंगे डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर तो मिलेगा एक्सीलरेशन। ये उसका फॉर्मूला है। मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करो एस का टाइम के रिस्पेक्ट टू। तो यहाँ से मैं जो ये आया हमारा 3t स्क्वायर, ये एक बार किया, इसका दूसरी बार डिफरेंशिएशन करूँ, देख v इक्वल टू दिस बोल सकता हूँ मैं कि v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। एस की जगह मैंने रखा टी क्यूब, तो आंसर आया 3t स्क्वायर। सिंपल है। तो v की जगह 3t स्क्वायर बोल सकता हूँ मैं कि v का जो वैल्यू है वो 3t स्क्वायर आया, ऐसा बोल सकता हूँ। अब मुझे पूछा है एक्सीलरेशन 2 सेकंड पे, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाई डी टी। तो v की जगह इसको रख दूँ 3t स्क्वायर और इसका अगेन डिफरेंशिएशन करूँ, तो क्या आएगा 6t, इसमें एक और बार 2 रख दूँ तो 6 इंटू 2 क्या आएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब 1 सेकंड में, यहाँ ध्यान से देखो, तो 1 सेकंड हुई, 1 सेकंड में उसकी स्पीड 12 मीटर पर सेकंड हुई है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या बताता है हमको, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी होगी 12 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में उसने 12 की स्पीड गेन करी। समझ में आया, कोई डाउट इसमें? तो इसको अच्छे से नोट करो कि कैलकुलस एस्पेक्ट और रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वो लिखवाता हूँ एक बार पूरा लिखने के बाद। एक ये ऊपर वाला लिख लिया है ना पूरा, तो एक ही बोर्ड वर्क में अच्छे से लिख के बता देता हूँ कि इसमें समझना क्या था आपको। इधर ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल गिव अस वेलोसिटी। सिंपल है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विल गिव अस एक्सेलरेशन। कोई डाउट किसी को इसमें? मतलब डिस्प्लेसमेंट में से अगर वेलोसिटी चाहिए तो ऐसा करेंगे हम, क्लियर? और वेलोसिटी में से अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा? समझ में आ रहा है? कुछ तो बोलो भाई। समझ में आ रहा है? तो s का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी देगा। बोलना है s का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी देगा। चलो बोलो क्या होता है? और वेलोसिटी का दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर कि डिस्प्लेसमेंट का अगर आपको कोई फंक्शन दिया है तो उसको, मतलब s इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t दिया है, तो इसका अगर मैं एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी, और इसी का दूसरी बार करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। सिंपल है, गाना नहीं है। एंड वी ऑल नो दैट कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर द रिवर्सिबल प्रोसेस। ये मैंने सिखाया हुआ है आपको।
कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रिवर्सिबल प्रोसेस, जैसे प्लस एंड सब्ट्रैक्शन आर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो अगर मुझे एक्सीलरेशन से वेलोसिटी में आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट में आना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। ये सबको समझ में नहीं आएगा तो कैलकुलस वाला जो मेथड था काइनेमेटिक इक्वेशन का वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया है तो बाद में समझा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। वो थोड़ा ज़्यादा ही खींच लिया है आज।